स्टूडेंट्स नमस्ते। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 में आपने इम्यूनिटी के बारे में जाना था। व्हाट इज़ द इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ को। व्हाट इज़ द एंटीजन्स एंड व्हाट इज़ द एंटीबॉडीज़, ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी बॉडी में किस तरह से एंटीजन्स हमको किस तरह से हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं और एंटीबॉडीज़ किस तरह से हमको उनसे प्रोटेक्ट करती हैं एंटीजन्स से। ठीक है ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो एंटीजन्स जो होते हैं ये तो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। एंटीजन्स जो होंगे वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। ये फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आउटर एटमॉस्फेयर से इंटर करते हैं और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो आपको इन फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि एंटीजन से प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर है ना। तो एंटीजन तो फॉरेन पार्टिकल्स जो आपको बीमार बना सकते हैं, बीमार बनाने का काम करते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो आपको बीमार होने से बचाती हैं वो क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो हम आज इनके बारे में ही डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एंटीजन्स। एंटीजन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एंटीजन्स के बारे में नोट करते हैं हम सबसे पहले। एंटीजन्स आर दोज आउटर पैथोजेंस, एंटीजन आर दोज आउटर पैथोजीन और सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हैं इनको, पैथोजीन्स कह दो चाहे सब्सटेंस कह दो, ठीक है ना। पैथोजीन्स और सब्सटेंस substance which after entering in the body, which after entering the body, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद एक्टिवेट्स द बी लिम्फोसाइट सेल, activates the B lymphocyte सेल्स। शरीर में एंटर करने के बाद किसको एक्टिवेट करेंगी, बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करेंगी टू डिफरेंशिएट इन एंटीबॉडी, टू differentiate into एंटीबॉडी। किस में परिवर्तन को, बी लिम्फोसाइट को किस में परिवर्तित कर देंगे, एंटीबॉडीज में, सीक्रेटिंग प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स सीक्रेट। ये जो एंटीबॉडीज़ होती, बी लिम्फोसाइट जो सेल होती हैं इनको कौन सा सीक्रेट करता है, प्लाज्मा सेल सीक्रेट करती है, ठीक है ना। एंटीजन्स इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस, एंटीजन इंड्यूस देम टू प्रोड्यूस antibodies and especially react with these antibodies। देखो एंटीजन क्या है, एंटीजन ऐसे आउटर पैथोजेंस शरीर के बाहर से आउटर एटमॉस्फेयर जो है ना वहाँ से इंटर करेंगे। आउटर पैथोजेंस और सब्सटेंस
विच आफ्टर एंटरिंग द बॉडी, जो शरीर में प्रवेश करने के बाद एक्टिवेट्स द बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देती हैं टू डिफ्रेंशिएट इनटू एंटीबॉडीज, उनको किस में परिवर्तित करने के लिए एक्टिवेट कर देती है, एंटीबॉडीज में। तो बी लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो एंटीबॉडी में कन्वर्ट होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। और ये जो बी लिम्फोसाइट सेल हैं किसके द्वारा सीक्रेट की जाएगी, प्लाज्मा सेल के द्वारा सीक्रेट की जाएगी। एंटीजन्स इंड्यूस देम, ये जो एंटीजन्स होते हैं ये इनको इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का उत्पादन करने के लिए ये एंटीजन्स होते हैं, ठीक है ना। अब जो ये एंटीजन्स होते हैं, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है वो देखते हैं हम। देखो, मोलिकुलर वेट ऑफ एंटीजन्स आर 6000 डाल्टन और मोर। एंटीजन्स जो होते हैं इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 6000 डाल्टन होता है या इससे अधिक हो सकता है। 6000 डाल्टन या इससे अधिक हो सकता है क्या, इनका मोलिकुलर वेट। और ये किससे बनी होती है जो एंटीजन्स होती हैं, एंटीजन्स आर फॉर्म्ड बाई, नेक्स्ट एक लाइन में और लिख देते हैं, एंटीजन्स आर फॉर्म्ड बाई प्रोटीन। एंटीजन्स किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। ये जो एंटीजन्स होती हैं वो किस किस की बनी है, प्रोटीन की बनी हो सकती है, पॉलीसैकेराइड की बनी हो सकती है, लिपिड्स की हो सकती है और न्यूक्लिक एसिड की बनी हो सकती है। तो ये होती है क्या, एंटीबॉडीज़। ये जो आपकी बॉडी के अंदर बाहर से एंट्री करती हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, एंटीजन बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम, एंटीजन। अब इसके बाद हम देखो, एंटीजन्स को डिफाइन करने के बाद हम बात करते हैं किसकी, एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये तो एंटीजन्स हो गए, फॉरेन पार्टिकल्स हो गए जो शरीर में प्रवेश करने के बाद आपको बीमार बनाने वाले होते हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है, इनके बारे में हम बात करते हैं। एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स। These are also called immunoglobulins। इनको हम और क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं हम इम्यूनोग्लोबिन बोल सकते हैं। ये जो होती हैं ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं जिनको प्लाज्मा सेल के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है और ये बॉडी में जो फ्लूइड भरे होते हैं उनके अंदर कहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं। दे आर, तो आगे लिख सकते हैं हम, दे आर गामा ग्लोबुलिन, they are gamma globulin proteins which are synthesized by, इनका सिंथेसाइज्ड कहाँ से होती हैं बताओ, ये
ऊपर भी हमको पता चल रहा है किससे सिंथेसाइज हुई हैं, सिंथेसाइज्ड बाय द प्लाज्मा सेल, बाय द प्लाज्मा सेल। ये हमको ध्यान रखना है। एंटीबॉडीज़ को कौन सी प्रोटीन बोला जाता है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं, प्लाज्मा सेल के द्वारा सिंथेसाइज की जाती हैं। इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। एंड आर फाउंड इन द ब्लड, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, एंड आर फाउंड इन द ब्लड, और अदर फ्लूइड, या तो ब्लड में प्रेजेंट होंगी या ब्लड के अलावा जो दूसरे टाइप के फ्लूइड होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये जो होती हैं एंटीबॉडीज़, ये आइडेंटिफाई करती हैं एंटीजन्स को और उसको इनएक्टिव बना देती हैं। एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई एंड इंटरैक्ट विद, एंटीबॉडीज़ आइडेंटिफाई एंड interact, antibodies identify and interact with the antigen, with the antigen to make it ineffective, ineffective। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीजन्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, आइडेंटिफाई करने के साथ उसको रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद उसे इनइफेक्टिव कर देती हैं। जब ये इनइफेक्टिव हो जाएंगी तो आपकी बॉडी क्या होती है बेटा, प्रोटेक्ट हो जाती है। हमारी बॉडी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। और जब बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी तो आप डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट हो जाते हो। ठीक है ना। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन तो आपको बीमार बनाने वाले हैं और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपको ठीक करने वाले हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है ना। अब देखो एंटीबॉडीज़ का एक छोटा सा पार्ट होता है जो किसके साथ अटैच होता है, एंटीजन के साथ। एंटीबॉडी जब एंटीजन को नष्ट करती है तो उस एंटीबॉडी का एक छोटा सा पार्ट एंटीजन के साथ अटैच होता है और उस पार्ट को हम बोलते हैं पैराटॉप। क्या बोलते हैं, पैराटॉप। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, द पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी, द पोर्शन ऑफ द antibody, the portion of the antibody which interact with the antigen, which interact with the antigen is called पैराटॉप। एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजन के साथ इंटरैक्ट होता है उस पार्ट को ही क्या बोलते हैं, हम पैराटॉप कहते हैं। ठीक है ना। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है और आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो एंटीजन क्या होंगे, फॉरेन पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस हैं जो आपकी बॉडी में इंटर कर रहे हैं और इंटर करने के बाद आपकी बॉडी में एक्टिवेट कर देते हैं बी लिम्फोसाइट सेल को। और ये जो बी लिम्फोसाइट सेल हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं
किसमें, बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एंटीबॉडीज़ में, और इस एंटीबॉडीज़ का जो सिंथेसाइज होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा सीक्रेट की जाती हैं, ये सीक्रेट की जाती है प्लाज्मा सेल के द्वारा। एंटीबॉडीज़ किसके द्वारा सीक्रेट की जाएंगी, प्लाज्मा सेल के द्वारा, ठीक है ना। एंटीजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 6000 डाल्टन और मोर हो सकता है, ठीक है ना। और एंटीजन जो होती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, प्रोटीन के द्वारा बनी हो सकती हैं, पॉलीसैकेराइड द्वारा, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इनके द्वारा ये बनी होती हैं। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को आप और दूसरे नाम से भी जानते हो, और दूसरा नाम क्या हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन। एंटीजन जो होती है ना वो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती हैं, इसलिए एंटीजन को हम ना कई बार किससे लिखते हैं, IG वर्ड से लिख सकते हैं हम। कौन से शब्द से लिख सकते हैं, IG, शॉर्ट में इम्यूनोग्लोबिन होती हैं ये, इसलिए, ठीक है ना। और इनको एंटीबॉडीज़ को हम गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी कह सकते हैं। कौन सी प्रोटीन होती हैं एंटीबॉडीज़, गामा ग्लोब्यूलिन, देखो ये लिखा रहा गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती हैं, ठीक है ना। ये किसके द्वारा सिंथेसाइज की जाएंगी, अभी बताया था आपको, प्लाज्मा सेल के द्वारा। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट होंगी या तो, या फिर अदर जो फ्लूइड्स हैं जैसे लिम्फ है, प्लाज्मा है, यहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है ना। और ये क्या करती हैं, ये एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करती हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ इंटरेक्ट होती हैं, इंटरेक्ट होकर उनको इनइफेक्टिव कर देती हैं। और जब एंटीजेंस इनइफेक्टिव हो जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है ना। और एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट होता है, जो पोर्शन इंटरेक्ट होता है, उसको हम पैराटॉप कहते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो नोट करो बेटा इसको। देखो और कुछ यहाँ पर एंटीजन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, वो यहाँ पर मैं आपको नोट कर देता हूँ, और उन डेफिनेशंस को हमको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर। तो देखो पहली डेफिनेशन में लिख रहा हूँ एपिटॉप की, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं एपिटॉप। अभी मैंने आपको बताई थी पैराटॉप, अभी आपको बताई थी ना मैंने पैराटॉप, अब उसके लिए दूसरी डेफिनेशन देख रहे हैं हम एपिटॉप, ठीक है ना। अब एपिटॉप को एक नाम और बोल सकते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट। एंटीजन डिटर्मिनेंट एपिटॉप को ही बोलते हैं। ये दोनों में से कोई सा भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, द होल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट इंटरेक्ट विद द एंटीबॉडी। द होल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन डज नॉट interact with antibody। एंटीजन का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। रादर ओनली ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट, रादर ओनली ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। किसका, एक स्पेसिफिक पार्ट किसका, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का किसके साथ, एंटीजन के साथ, ठीक है ना। जो एंटीजन होता है उसका पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं होता, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है ना। ऑफ इट कैन जॉइन विद एंटीबॉडी, ऑफ इट कैन जॉइन विद एंटीबॉडी
join with antibody molecule with the antibody molecule। ध्यान से देख लो, this part of antigen, this part of antigen is called antigen determinant, और इसको क्या बोल सकते हो, एपिटोप। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एंटीजन का पूरा जो मॉलिक्यूल होता है वो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है। समझ में आ गई? तो एंटीजन का एक स्पेसिफिक पार्ट एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, और जो स्पेसिफिक पार्ट अटैच हुआ है एंटीबॉडी के साथ, उस एंटीजन के स्पेसिफिक पार्ट को ही हम बोलते हैं एपिटोप। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करते हैं, वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। वैलेंसी ऑफ द एंटीजन, ये क्या होती है? एंटीजन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है? देखो, आपको पता ही है कि एंटीजन जो होती हैं ये प्रोटीन से बनी हो सकती हैं, तो ये एक प्रोटीन हो सकती है, और प्रोटीन के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोटीन के अंदर 6 to 8 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इनकी जो पॉलीसैकेराइड चेन बनती है, उस चेन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उनकी नंबर के आधार पर उसकी जो वैलेंसी है वो फिक्स की जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इन प्रोटीन्स ए चेन ऑफ 6 to 8 अमीनो एसिड्स, इन प्रोटीन्स a chain of 6 to 8 amino acids, 6 to 8 amino acids acts as antigenic determinant, acts as antigenic determinant। प्रोटीन जो होती हैं उन प्रोटीन के अंदर एक जो चेन होगी उसमें 6 से 8 अमीनो एसिड्स होंगे, और वो किस तरह से काम करेंगे? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है ना। ए प्रोटीन कैन हैव मेनी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स, ए प्रोटीन कैन हैव मेनी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, एक प्रोटीन में बहुत सारे एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हो सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट को ही क्या बोल सकते हो आप? एपिटोप। द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप is called valency of the antigen।
ठीक है, वैलेंसी ऑफ एंटीजन। अब देखो इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं। वैलेंसी ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन्स, जो मोस्टली बैक्टीरियल एंटीजन्स होते हैं उसके अंदर वैलेंसी ऑफ मोस्ट बैक्टीरियल एंटीजन्स, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर वैलेंसी ऑफ एंटीजन कितनी होती है। वैलेंसी एंटीजन्स इज 100 और मोर, ये 100 या उससे अधिक हो सकते हैं, इज 100 और मोर। तो आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हो। इन प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर, एंड ये चेन ऑफ 6 to 8 अमाइनो एसिड्स एक्ट्स एज एंटीजेनिक डिटरमेंट। एक जो प्रोटीन होती है उसमें 6 से 8 अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्लों की एक चेन होती है जो किस तरह से काम करती है, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट की तरह काम करती है, ठीक है ना। और प्रोटीन के अंदर बहुत सी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हो सकती हैं। एक प्रोटीन के अंदर बहुत सी एंटीजेनिक डिटरमिनेंट हो सकती हैं। तो उस प्रोटीन के अंदर जितनी भी टोटल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट प्रेजेंट होती हैं वही क्या कहलाती हैं, एपिटॉप या वैलेंसी, वही क्या कहलाती है, वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। क्या कहलाएंगे, वैलेंसी ऑफ द एंटीजन। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीजन की वैलेंसी होती है वो 100 होती है या 100 से मोर हो सकती है, 100 और मोर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशंस को आप यहाँ पर नोट कीजिए। और नेक्स्ट नोट करता हूँ मैं, नेक्स्ट है हिंज रीजन। हिंज रीजन, ये क्या होता है हिंज रीजन। देखो एंटीबॉडीज जो होती है ना उसकी स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होती है। एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे होती है, वाई शेप्ड होती है। तो लिखेंगे द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द वाई स्ट्रक्चर, by structure of most of the antibodies, of most of the antibodies, most of the antibodies in flexible is flexible is called hinge region। ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की। और ये एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो आपको कैसी शेप पर दिख रही है, वाई शेप में, ठीक है ना। और इस वाई शेप में स्ट्रक्चर में इसके जो पॉइंट्स, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल। और ये जो फ्लेक्सिबल पॉइंट है ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। जब ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है तो इसमें कोई भी जो एंटीजन होगी, किसी भी शेप के एंटीजन हो, वो इसके साथ ईजी वे में इंटरेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, हिंज रीजन। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, हिंज रीजन। अब देखो काम पता चल गया कि हिंज रीजन क्या काम करता है, समझ में आ रहा है ना काम। तो देखो मैं इसका काम नोट भी कर देता हूँ भले। अभी आपको एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर में जो बाई शेप होती है उसके स्ट्रक्चर कंप्लीट बताएंगे, जिसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखो
being flexible this region इस क्षेत्र के फ्लेक्सिबल होने के कारण क्या होता है, परमिट्स द वेरिएबल पोर्शन, परमिट्स द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द antibodies to adjust according to the size of the ये फ्लेक्सिबल होने के कारण ये किसको एडजस्ट कर सकती है, एंटीजन को एडजस्ट कर सकती है। टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एंटीजन, साइज ऑफ द एंटीजन एंड रिएक्ट विद इट, आसानी से इसकी जो एंटीजन की जो साइज है उसके साथ रिएक्ट हो जाएगी, अटैच हो जाएगी तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, और आपको प्रोटेक्ट कर लेगी आपकी बॉडी को किसी भी डिजीज़ से ग्रसित होने से। समझ में आ गई बात। तो ये हिंज रीजन होता है बेटा। अब इस हिंज रीजन को और ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ को। तो एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर हम आपको फॉर्म करेंगे और पूरी स्ट्रक्चर को नोट करेंगे। उस टाइम पर आपको हिंज के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। टिल देन ओके।